जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस चैनल में। और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। भारतीय सेना की व्हाइट टाइगर डिवीजन के एयर डिफेंस वॉरियर्स ने गोलापुर सीवार्ड फायरिंग रेंज में OSK-AK मिसाइल फायरिंग के दौरान अपनी कौशल और सटीकता का प्रदर्शन किया। बता दें कि इस दौरान उन्होंने मैन्यूवरेबल एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी कि मीट पर सभी सीधे हिट किए और अपनी विशेषज्ञता और ऑपरेशनल रेडीनेस का प्रदर्शन भी किया। तो वहीं दोस्तों, भारतीय सेना की चेतक कोर इंटर यूनिट ने महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में परीक्षण स्थितियों के तहत अपने कौशल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और टैक्टिकल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। साथ ही इसी दौरान चेतक कोर इंटर यूनिट ने फ्लेक्सिबिलिटी, इंड्योरेंस, प्रिसीजन और स्टेल्थ का प्रदर्शन भी किया। टाटा एडवांस सिस्टम को अगले 3 सालों के लिए भारत भर में 54 इंडियन एयरफोर्स के ठिकानों पर एयरफील्ड बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें कि नेविगेशन एड्स, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, एयरफील्ड लाइटनिंग, रनवे विजुअल रेंज और बहुत कुछ शामिल है, ताकि निर्बाध रूप से संचालन किया जा सके और विमानों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड अब भारतीय सेना की लाइट टैंक प्रतियोगिता के लिए स्प्रूट लाइट टैंक का कस्टमाइज्ड वर्जन पेश करेगा, जिसे कि वो रशिया के सहयोग से भारत में डिजाइन और विकसित और साथ ही निर्मित किया जाएगा। भारत का सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम यानी कि कैप्स अब अपने मौजूदा नेत्रा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम में एक नई टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करेगा, जिसमें कि कैट्स का उद्देश्य है कि नेत्र मार्क 1 सहित जो अतिरिक्त 6 प्लेटफॉर्म है उनके लिए एक एडवांस स्वदेशी रडार सिस्टम को तेजी से डेवलप करना। आपको बता दें कि जो नेत्र मार्क 1 है उसमें गैस बेस्ड आईसा रडार है, यानी कि गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड, जो कि टारगेट्स के लिए 240 डिग्री का कवरेज प्रदान करता है और 250 से 300 किलोमीटर इसकी डिटेक्शन रेंज है। और मौजूदा वक्त में दोस्तों, भारतीय वायुसेना के पास 2 नेत्र मार्क 1 है। तीसरे का इस्तेमाल परीक्षण और डेवलपमेंट के लिए किया जाता है और यही वजह है कि जो तीसरा विमान है उसे कैप्स अब एक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर में बदलने की योजना बना रहा है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन के रडार सिस्टम के लिए एक टेस्ट बेड के रूप में काम करेगा। जो नेत्र मार्क 1A होगा, जो नया वेरिएंट होगा दोस्तों, उसमें गैन बेस्ड आईसा रडार लगा होगा, जो कि गैस की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस भी देगा। हालांकि नेत्र मार्क 2 अभी वैचारिक चरण में है और ये 300 डिग्री की कवरेज प्रदान करेगा। साथ ही दोस्तों, गैलियम बेस्ड आईसा रडार इसकी डिटेक्शन रेंज को 400 किलोमीटर के करीब ले आएगा। आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान अवाक्स के मामले में हमसे काफी आगे है। वहीं चाइना के पास KJ-500 सहित 20 से अधिक अवाक्स सिस्टम है और भारत के पास वर्तमान में केवल 3 फॉल्कन और 2 नेत्र मार्क 1 है। और भारत को कम से कम इस तरीके के 15 से 20 सिस्टम्स की जरूरत है। और एक बार एडवांस रडार से लैस हो जाने के बाद 6 नेत्र विमान आ जाने से यह अंतर कम हो जाएगा, लेकिन भारत को फिर भी आगे अवाक्स की संख्या बढ़ानी होगी। हाल ही में दोस्तों, तेजस मार्क 1A प्रोग्राम को एक बड़ा स्पीड अप देखने को मिला है और 7वां जो फाइटर जेट है, जिसका नाम LA-5039 है, उसने मार्च 2025 के अंत से पहले अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है। इसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी आई हैं, लेकिन वो काफी धुंधली हैं। मतलब साफ है कि अब HAL भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। सोलर इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के अध्यक्ष ने बताया कि स्पेन अब भारत की स्वदेशी पिनाका MBRL को खरीदने को लेकर बातचीत कर रहा है। भारत ने अभी तक पिनाका सिस्टम का जो एक्सपोर्ट है वो अर्मीनिया को सफलतापूर्वक किया है और फ्रांस की तरफ से भी पिनाका के लिए क्वेरीज आ चुकी हैं। हालांकि दोस्तों, स्पेन इजरायली एल्बिट सिस्टम के PULS बेस्ड जो सिलम है उसके साथ अपने रॉकेट लॉन्चर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अब स्पेन इस दौड़ में इसलिए भी शामिल हो गया है क्योंकि स्पेन के अधिकारियों को पिनाका की कई खासियतें अपने लिए अच्छी लगी है। यहाँ पर दोस्तों, स्पेन अपनी तोपखाने की क्षमताओं को बढ़ाना चाहता है, इसीलिए वो पिनाका की खोज कर रहा है। 38 किलोमीटर रेंज वाला पिनाका MK1 और 75 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाला गाइडेड पिनाका मार्क 2, जिसकी रेंज 120, 150 और 200 किलोमीटर तक हो सकती है, उसके वेरिएंट्स भारत तैयार कर रहा है, जो कि स्पेन को छोटे और मध्यम दूरी के हमलों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करेगा। इसके अलावा दोस्तों, पिनाका जो है वो एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी है स्पेन के लिए, क्योंकि पिनाका का जो लाइफ साइकिल कॉस्ट है वो भी कम है और स्पेन के साथ अगर ये डील हो जाती है तो भारत नाटो मार्केट में अपनी एंट्री कर लेगा। TEDBF प्रोग्राम को लेकर दोस्तों एक बड़ी बात सामने आई है। कहा यह जा रहा है कि भारतीय नौसेना 5th जनरेशन के फाइटर जेट प्रोग्राम को पूरी तरीके से स्किप कर सकती है, यानी कि उससे अपना ध्यान हटा सकती है। उसके बजाय सीधा 6th जनरेशन के फाइटर जेट को भारतीय नौसेना शामिल कर सकती है। यहाँ पर हालांकि भारतीय नौसेना TEDBF को तो प्राथमिकता देगी,
क्योंकि 6th जनरेशन का फाइटर जेट जो शामिल किए जाने को लेकर बात कही जा रही है इंडियन नेवी की तरफ से, वो 2047 का विजन है। लेकिन उस बीच भारतीय नौसेना के पास 5th जनरेशन माइनस प्लेटफॉर्म टेडबीएफ के रूप में होगा। यहाँ पर 5th जनरेशन के माइनस फाइटर जेट का मतलब है कि टेडबीएफ में रडार क्रॉस सेक्शन कम करने के लिए स्टेल्थ कोटिंग्स, डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट्स और सेमी रेसिस्ट वेपन बे जैसी उन्नत सुविधाएं होंगी। हालांकि पूरी तरीके से स्टेल्थ नहीं होगा। भारतीय नौसेना ने कहा कि इसका पीडीआर जो है वो 2025 में समाप्त हो जाएगा और पहली उड़ान 2028 से 2030 के बीच लक्षित है और 2038 में ही टेडबीएफ इंडक्ट हो पाएगा। वहीं दोस्तों अमेरिका और चाइना जैसे वैश्विक शक्तियां जो हैं वो 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स को तैयार कर रही हैं, जिसमें एआई, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, मैन अनमैन टीमिंग्स शामिल होंगे, जिन्हें कि 2040 तक शामिल किया जाएगा। तब तक 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स पुराने हो जाएंगे। इसलिए 2047 तक इंडियन नेवी का लक्ष्य है सीधा 6th जनरेशन के डेक बेस्ड फाइटर जेट को ऑपरेट करने को लेकर। 1 से 4 अप्रैल 2025 तक ब्राजील के रियो डी जेनेरो में होने वाले लैटिन अमेरिका की डिफेंस एग्जीबिशन में डीआरडीओ एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ने के लिए तैयार हो चुका है। डीआरडीओ इस बार भारत के अत्याधुनिक डिफेंस इनोवेशन को इस डिफेंस एग्जीबिशन में प्रदर्शित करेगा, जिसमें कि नेत्रावाक्स, डोनियर, तेजस मार्क 2, गाइडेड पिनाका, वैप 8x8, लो फ्रीक्वेंसी ट्रैकिंग सोनार, एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, रुद्रम 2 और कई सारे हथियारों को यहाँ पर प्रदर्शित करेगा। मतलब साफ है कि भारत अब जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है वहाँ पर अपने इन स्वदेशी हथियारों को बेचने के लिए एक बड़ी पिच करेगा। जो लाड है दोस्तों वो हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भारत साझेदार बना सकता है, एक्सपोर्ट के अवसरों का पता लगा सकता है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय की तरफ से 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की खरीद को मंजूरी दिए जाने के बाद एचएएल ने अपनी कमर अब कस ली है। ये सौदा 62,700 करोड़ रुपए का है। एचएएल की तरफ से कहा जा रहा है कि वो 5 हेलीकॉप्टरों की जो पहली खेप है वो 2028 के मध्य तक डिलीवर कर देगा, जिनका प्रोडक्शन कर्नाटक में एचएएल के तुमकुर फैसिलिटी में किया जाएगा। आपको बता दें कि इन 156 प्रचंड में से 90 वो भारतीय सेना को दिए जाएंगे और 66% हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे। एचएएल के द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए ये ट्विन इंजन वाले मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर उच्च ऊंचाई वाले युद्ध के लिए भी तैयार किए गए हैं। ब्लू जे एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने अपने टाइप 4 हाइड्रोजन स्टोरेज टैंक का सफल परीक्षण किया है, जो कि हाइड्रोजन बेस्ड उड़ान के डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। ये उपलब्धि कंपनी के हाइड्रोजन प्रपल्सन सिस्टम के कई सफल ग्राउंड परीक्षणों के साथ मिलकर पूरी की गई है, जो कि भविष्य में हाइड्रोजन से ऑपरेट होने वाले विमानों के लिए भारत की शुरुआत है। ये जो टाइप 4 हाइड्रोजन स्टोरेज टैंक है वो एविएशन की कठोर मांगों के लिए तैयार किया गया है। इसका एक कटिंग एज डिजाइन है। टाइप 4 टैंक में कार्बन फाइबर से प्रबलित एक हल्का पॉलीमर लाइनर होता है, जो कि उन्हें वजन में कम करते हुए हाई प्रेशर पर हाइड्रोजन को स्टोर करने में सक्षम बनाता है। महिंद्रा ऑटोमोटिव ने 1986 स्कॉर्पियो पिकअप व्हीकल्स की आपूर्ति के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ 2700 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। स्कॉर्पियो पिकअप मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए स्पेशली तैयार की गई है, जो कि डाइवर्स टेरेंस में ऑपरेट की जा सकती है। स्कॉर्पियो पिकअप दोस्तों अपनी वर्सेटैलिटी के लिए जाना जाता है, जो कि हाई पेलोड ले जा सकता है। मतलब साफ है कि इसका इस्तेमाल मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन से लेकर लॉजिस्टिक जैसे कई तरीके के मिशनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल ही में दोस्तों एक खबर आई है जिसे कि हमारे विदेश मंत्रालय ने रिजेक्ट कर दिया है, यानी कि खारिज कर दिया है, जिसमें कहा जा रहा था कि भारतीय डिफेंस फर्म्स ने रशिया को संवेदनशील टेक्नोलॉजी हस्तांतरित की है। लेकिन जब विदेश मंत्रालय को इस मामले के बारे में पता चला तो उन्होंने साफ तौर पर इसे डिनाई कर दिया है। दरअसल एक रिपोर्ट जो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी थी उसमें कहा जा रहा था कि ब्रिटिश फर्म के द्वारा भारतीय कंपनी को जो सप्लाई किए गए जो मिलिट्री हार्डवेयर थे उसे रशियन एजेंसी रोसबोरोन एक्सपोर्ट तक पहुंचाया गया है शिपमेंट के जरिए। और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं जो कि इन्होंने खुद बनाए होंगे। उसमें बताया गया कि $2 मिलियन अमेरिकी रशिया ने भारत को इस पूरे काम के लिए दिए हैं। फिलहाल इतने तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।